जय हिंद दोस्तों। दृष्टि आप लोगों ने खरीद ली होगी और आप लोग धुआंधार तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन दृष्टि को पढ़ना सिर्फ समस्या का हल नहीं है, इसको पढ़ के सवालों को सॉल्व करना। जैसे हम अन्य विषयों के चैप्टर्स को पढ़ के उसके सवालों को सॉल्व करते हैं, वैसे ही दृष्टि को भी पढ़ के उसके सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। वो मिलेगा कहाँ? वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आरंभ है प्रचंड पे, और टेलीग्राम चैनल पे लगातार क्या हो रहा है, इसके लाइव क्विज़ेस कराए जा रहे हैं। और आपको भी अगर इसके लाइव क्विज से जुड़ना है तो आपको तुरंत, ठीक है, आपको तुरंत क्या करना है, 7317382454 पे क्या करना है, कॉल करके आपको उस ग्रुप से जुड़ जाना है। उस ग्रुप में 4 दिन निकल चुके हैं, लेकिन 4 दिन जो निकल गए हैं उसके क्विजेस आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो रन कर रहा है उस पर क्या करना है, आपको जुड़ जाना है। बाकी जो हो रहा है उस पर आपको क्या करना है, क्विज आपको दोबारा एक समय देकर वो करा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने भी क्या किया है, आरंभ प्रचंड के बाद वहां लोग करा रहे हैं, मैंने भी क्या किया कि इसका एक सीरीज शुरू किया है। 10-10 क्वेश्चन क्या करेंगे, कराएंगे, बाद में क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे। तो 5 या 6 तारीख को पहला वीडियो आया था और उस पर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने कहा कि इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो पार्ट 1 हो चुका और ये आपका है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग करेंगे। 10 क्वेश्चन है, इसको 10 क्वेश्चन के हिसाब से मत देखिएगा। सवाल तो यहाँ पे 10 है, लेकिन आपको यहाँ से कम 100 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। आपने पढ़ा होगा तो साथ में सॉल्व भी करिएगा। देखिए, मैं लाइव आके भी सवालों को सॉल्व कराने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास अभी उतने इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं वो करा नहीं पा रहा हूं। आप ये देखेंगे ध्यान से कि ये लाइव होते तो हम लोग को और अच्छा लगता थोड़ा सा लाइव कराने में, लेकिन भाई वो इक्विपमेंट्स नहीं है तो नहीं करा पा रहा है। यहीं से हम लोग देखेंगे और यहीं से क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्या है कि देखिए, कुछ पेजेस का मैंने पहले करा दिया है पार्ट 1 में, जाके देख लीजिएगा वहां पे। उसके बाद से ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शुरू हो रहा है। तो क्या रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि अपने त्रिभाषा फार्मूले में, अपने क्या कह रहा है कि ये त्रिभाषा फार्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा, मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा हिंदी ही हो सकती है, हिंदी ही हो सकती है। ठीक है भाई, त्रिभाषा फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये दूसरा, कि के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई इस नीति का लक्ष्य है कि 2040 तक भारत को वैश्विक महाशक्ति क्या करना, ज्ञान महाशक्ति क्या करना है, बनाना है। केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों नहीं। गलती कहां कहां पे होती है? ठीक है, पहले देखिए जहां पे ही आ गया यहाँ पे, ठीक है, हिंदी ही हो सकती है। अगर हिंदी होता तो मान लीजिए काम चल जाता है। ठीक है, तो मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी 3 भाषा हो जाती है, लेकिन हिंदी ही हो सकती है। तो त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी की अनिवार्यता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। सवाल ऐसे फंसाता है, केवल ही। ठीक है, ऐसे जब एक्सट्रीम जो वर्ड्स आ जाते हैं तो समझिए वहां पे डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि ये आपका लक्ष्य 2040 तक, जी बिल्कुल ये सही है, 2040 तक ये आपका बनाना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पेपर में आपको 2050 दे दे, 2030 दे दे, 2030 और 2047 दे दे। ठीक है, तो ये बहुत 2030, 2047, 2050 ये सब जो है ना, ये सब थोड़े से ऐसे ईयर्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, 2040 ये है बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं कहीं आ सकता है कि 2047 तक, इस 2047 से विकसित होना है तो भाई 2047 यहाँ दे देता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2040 बिल्कुल ये सही है। ठीक है, फंसाने के लिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत दे सकता है आपको, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये क्या आपका सही हो गया, यानी सही कथन केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले में बल दिया। इसके अनुसार जो पहली भाषा होगी, जो आपकी पहली भाषा होगी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा या कोई क्षेत्रीय भाषा होगी, ठीक है, जो कोई भी आपकी भाषा होगी। दूसरी भाषा अंग्रेजी या होगी या कोई अन्य भारतीय भाषा जो संविधान में सूचित है। तीसरी भाषा क्या होगी, कोई अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी क्या किया गया, एक विकल्प के तौर पर रखा गया। कहीं पर भी हिंदी की अनिवार्यता नहीं है कि नहीं भाई 3 भाषा में एक भाषा आपकी हिंदी ही होगी, ऐसा कहीं भी नहीं आपका कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जरूरी है कि अलावा तीसरी भाषा कोई भी तीसरी भाषा क्या है, कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। ठीक है, तो ये है आपका मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा मातृभाषा, जो मातृभाषा आपकी है, ठीक है, जो जिस भी भाषा में आप बोलते हो, उसके बाद अंग्रेजी। ठीक है, और तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने सॉल्व कर लिया।
पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे सवाल पे, जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि सॉल्व हो जाए। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, क्या कह रहा है ये, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, के लिए 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियां हो गई। ठीक है, सवाल यही क्या होता है कि गलत पूछता है, ठीक है, कभी ये जगह गलत देगा, पता नहीं पेरिस सही है कि नहीं सही है, ये भी देखना पड़ेगा, कितनी नई जोड़ी गई हैं और कितनी अब हो गई हैं। ठीक है, ये सब चीजें याद करने वाली चीजें, इसको ही याद करना चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें वहां पे दी हुई उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, ये दो क्या कर दिया, जोड़ा गया है, ये सही है नहीं सही भी देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। ये आपका दिख रहा है कि सही है कि नहीं सही है। तो पेरिस में हुई ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 74 नहीं जोड़ी गई है, 570 प्रविष्टियां हो गई, ये मतलब कि ये पूरा सही है। ठीक है, सही हो गया, यानी कि अब या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, यानी कि ये आपका गलत हो गया, ये ऐसे भी देखते हैं। ठीक है, ये आपका पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, इस बैठक में भारत की प्राचीन अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस, ठीक है, तो ये है रामचरितमानस को नाट्य शास्त्र को जोड़ा गया है ना। ठीक है, ये रामचरितमानस को नहीं जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, और भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसको जोड़ा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2 आपका गलत हो गया, यानी 2 इसमें भी, ये भी गलत हो गया, यानी कौन बच गया, ये 1 और 3। तीसरा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है अगर दूसरा बताया तो। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य के छठे पर्व में भीष्म पर्व के 23 से 40 का हिस्सा है, तो बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा ही क्या हो गया आपका सही हो गया, बाकी क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आप लोग देख लीजिएगा और नाट्यशास्त्र के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से भी सवाल बन सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हुए, जोड़े गए। तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में पूरी जानकारी थोड़ी बहुत आप इंटरनेट वगैरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या करा है, नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में, ठीक है, नाट्य वेद या पंचम, क्या है, नाट्य वेद या पंचम वेद क्या इसको कहा जाता था। ठीक है, इसमें 36,000 श्लोक है, ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, ये बहुत जरूरी है। गंधर्व वेद भी कहा जाता है, ये भी जरूरी है। और किसने उसकी रचना की थी, भरतमुनि ने क्या किया था, इसको किया था। ठीक है, ये किस पे है भाई, ये विषय किसका है, ठीक है, तो नृत्य नाटक और संगीत पे क्या हुआ है, ये इसका इस विषय पर एक किताब क्या हुई, लिखी गई है। और यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शताब्दी में क्या गया, कोडिफाई किया गया था। उस समय क्या किया था, इसको कोडिफाई किया गया था। और यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मैंने जो वो पुराण ऊपर लिखा था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्या करते हैं, जो पुरातत्व लेख होते हैं या फिर जो पुराने जो पांडुलिपियां होती हैं उनको क्या किया था, संरक्षित किया जाता है, उनको सेव करके रखा जाता है कि भाई ये मिस ना हो जाए, ये हमारे विरासत के तौर पे ये है। तो भाई उनको इसी के आधार पर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के आधार पर यूनेस्को है वो 1992 में क्या शुरू किया था। और तब से अभी तक क्या किया जाता है कि जो भी लेख वगैरह होते हैं, जो पुस्तकालय संग्रह होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सुरक्षित करके रखा जाता है। ये ध्यान दीजिए, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ध्यान दीजिएगा, किसने शुरू किया है, तो यूनेस्को ने, और 1992 में। ठीक है, इस साल कितने जुड़े, तो मैंने ऊपर दिखाया था। और भारत के कौन कौन से जुड़े, तो 2 जुड़े, आपके श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। ठीक है, धुआंधार तैयारी करेंगे। अरे पूरा इस बार तो आना ही आना है, इस बार सिलेक्शन तय है, इस बार बिल्कुल सिलेक्शन तय है, मान के चलिए। लेकिन यह है कि हम वो इसी ईमानदारी के साथ क्या करना, पढ़ाई कर लेनी थोड़ी सी। देखिए क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी मिली है। ठीक है, अनुसूचित जातियां हैं, उन जातियों में कौन कौन सी उपजातियां हैं, छोटी जातियां हैं, उनको क्या कर दिया गया, उसमें गिनने का प्रयास किया गया था। उसमें कौन सबसे दयनीय स्थिति में है, किसको सुविधाएं देनी चाहिए, किसको सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए उसका उपवर्गीकरण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो गलती कहां सवाल कर सकता है, ठीक है, यहां इसमें तो लग रहा है कि दोनों सही है, तो गलत कथन चुनना है, तो दोनों गलत, दोनों सही है, तो आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गलत क्या कर सकता है कि आंध्र प्रदेश की जगह कुछ और प्रदेश का, तमिलनाडु ने किया है, फलाने ने किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने नाम जो है, ये जो समिति बनी है, उस समिति के जो अध्यक्ष उनका नाम बदल सकता है, राजीव रंजन मिश्रा जगह कुछ और कर सकता है। तो ये चीजें वहां पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसे बदल देगा तो कथन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे दोनों कथन सही है, हमको गलत चुनना था, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री
एन चंद्रबाबु नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित मानो एससी में भी क्या है कि एसटी है ना, अनुसूचित एससी में और भी क्या क्या जो जातियां होंगी वो आपके उसको पता करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अब मैंने पहले ही बताया। अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है, उस न्याय को ध्यान में रखते हुए जो एससीज वगैरह है उनको उपवर्गीकरण में बांटा जाएगा। उनमें देखा जाएगा इनमें भी कौन सबसे दयनीय स्थिति में है, उनको शिक्षा और रोजगार में थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आगे चलते हैं, जल्दी करेंगे। सही कथन चुने। 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा पट्टेदा, क्या कह रहा है ये भाई, पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, जीआई टैग प्रदान किया। यह पारंपरिक सूती साड़ी तमिलनाडु के गजेंद्रगढ़ की है। तीसरा क्या है, मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक जीआई टैग सबसे ज्यादा यूपी को है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, उसके बाद क्या है आपका कर्नाटक है। क्या क्या सही है भाई, सही बात है। पट्टेदा अंचू साड़ी को अभी जीआई टैग मिला हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, नहीं ये तमिलनाडु नहीं, ये कर्नाटक में आपको हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बाकी कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही आपको नहीं, बाकी सब सही हो गया। ठीक है, तो यानी जो जीआई टैग सर्वाधिक आपको यूपी को है, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, उसके बाद क्या है आपका कर्नाटक है। ये भी आप याद कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जीआई टैग कब से शुरू हुआ, पहले जीआई किसको मिला, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यह साड़ी कर्नाटक की है, न कि तमिलनाडु की। ठीक है, भारत ने भौगोलिक संकेतक अधिनियम, देखिए ये अधिनियम कब आया भाई, ये अधिनियम 1999 में आया और प्रभाव में कब आया, 15 सितंबर 2003 से आया है। ये जीआई वाला हमेशा याद कर लीजिए, बहुत हर साल क्या होता है सवाल इससे आते रहते हैं, एक बार ये याद कर लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा। 1999 में आया था और 2003 से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय पहली कौन थी भाई, दार्जिलिंग चाय थी, 2004 में हुआ था। ठीक है, और मार्च 2025 तक 658 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक क्या होता है प्राप्त हो चुका है। ध्यान रहे यूपी के सेंस में भी क्या कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिए, कितने यूपी के जो है उनको मिला हुआ है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत क्या करिएगा, खोजते रहिएगा। सही कथन चुने। 9 अप्रैल 2025 को नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। किसने जारी किया भाई, तो नीति आयोग ने क्या किया है, पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया। ठीक है, गुजरात के सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायत अग्रणी फ्रंट रनर श्रेणी में रही हैं, जिसके बाद तेलंगाना, पहले क्या है आपका गुजरात है, उसके बाद क्या है तेलंगाना है, उसके बाद क्या है आपका त्रिपुरा है। गुजरात तेलंगाना और त्रिपुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत, धनोहरी ब्लॉक बक्सी का तालाब लखनऊ में जो है इतने स्कोर के साथ क्या है अग्रणी ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये इसमें आपको देखना है, आप पूरा पढ़े रहेंगे तो भाई आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ी सी समस्या आपको यहाँ पे होगी। देखिए ABCD 4 ग्रुप है। ठीक है, अचीवर्स है, फ्रंट रनर है। ठीक है, तो अचीवर्स में कोई नहीं आया है ग्रुप में, दूसरा जो है इसमें कोई नहीं है, सब खाली है, जानिए कोई पहुंचा ही नहीं। जो फ्रंट रनर है बी वाला, उसमें क्या है कि इतनी श्रेणियां आई हैं। पूरा इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखना पड़ेगा क्या क्या इसकी सूचकांक है, कितने से कितने अंक के बीच में कौन कौन सा इसको रखा गया है। फिलहाल इसको देखते हैं। तो क्या पहला सही है, तो नीति आयोग ने जारी किया था, यानी कि नीति आयोग ने नहीं भाई, ये पंचायती राज मंत्रालय ने, ये नीति आयोग ने जारी इसको नहीं किया है। ठीक है, पंचायत राज मंत्रालय ने क्या किया, इसको जारी किया है। ठीक है, यानी कि एक गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें आप नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत हो गया, यानी 2, 3 भी हो सकता है, इसमें हो सकता है। तो देखिए, तो गुजरात में सर्वाधिक आया ही है। ठीक है, तो गुजरात, उसके बाद आपका तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, ये भी क्या है आपका, ये भी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही, यानी कि 2 भी आपका सही है, यानी कि 2, यानी कि ये इन दोनों में इसको, ये भी आपको इसको हटाएंगे, केवल 3 आपका नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत, बक्सी का तालाब लखनऊ इतने स्कोर के साथ अग्रणी ग्राम पंचायत है। बिल्कुल ये बात सही है और ये भी आपका सही हो जाएगा, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में दिखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका जो पूरा होगा ना, पूरा जो सूचकांक उन्नति एक पहला फर्स्ट आया ना, पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक को जारी किया गया, इसको डिटेल में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। सवाल लेकिन ऐसे ही आएगा, सवाल यहीं से आएगा।
नीति आयोग, यही यही बदल देगा, पंचायती राज मंत्रालय की जगह ना ये नीति आयोग कर देगा, चाहे फिर किसी और का नाम लिख देगा, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन ये कौन सी जो सूचकांक आता है, कौन जारी करता है, कब पहली बार जारी हुआ था और इस बार जारी हुआ है तो कौन पहला स्थान है, ये चीजें क्या थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो स्थानीयकृत विकास लक्ष्य क्या किया गया, लोकल स्तर पर क्या किया, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनके आधार पर क्या किया गया, 9 विषय, कितने विषय है, 9 विषयों पर क्या किया गया है, 9 विषय को देखा गया। इन 9 विषय में कौन कौन से हैं, तो गरीबी मुक्ति है, स्वच्छता है, स्वच्छ पंचायत है, बाल अनुकूलन पंचायत है, ये सब पूरा देख लीजिएगा। ये पूरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये पूछेगा कितने विषय हैं, तो आपके 9 विषय हैं। तो 9 विषयों के आधार पर इस सूचकांक को निकाला गया है, और यह सूचकांक नीति आयोग नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्रालय क्या करता है, जारी करता है, ठीक है। ध्यान है, यही सब फंसाने वाला है, 9 विषय की जगह 8 कर देगा या 5 कर देगा, ठीक है, और ये इसको बदल देगा, या फिर पहला स्थान की जगह किसी और, जैसे गुजरात है, गुजरात देगा, आंध्र प्रदेश कर देगा, कर्नाटक कर देगा, कुछ और कर देगा, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा क्या होगा, ध्यान देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 6वां इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। देखिए भाई, अब क्या है भाई, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। क्या गलत कथन चुनना है, ठीक है, क्या है सही है नहीं सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 3 मुख्य स्तंभों, 3 क्या है, 3 मुख्य स्तंभों यानी कि पुलिस, जेल और कानूनी सहायता की क्षमता का मूल्यांकन करती है। क्या है सही है, ठीक है। बड़े कर्नाटकों में कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान जारी किया, कर्नाटक पहला है। छोटे राज्यों में सिक्किम, बड़े राज्यों में कर्नाटक, छोटे राज्यों में सिक्किम। क्या सही है देखते हैं भाई। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भाई ये क्या करती है, नीति आयोग जारी नहीं करती है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि पहला गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। 3 मुख्य नहीं बल्कि 4 मुख्य स्तंभ, ठीक है। पुलिस है, न्यायपालिका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता, ठीक है। ये भी आपका गलत हो गया, 2 गलत हो गया, यानी 2 जहां जा रहेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। चौथा पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक बिल्कुल पहला स्थान है, और छोटे राज्यों में सिक्किम क्या है, बहुत ही पहला स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यह रिपोर्ट, हाँ यह रिपोर्ट देखिए, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट क्या करती है, जारी करती है, और कई लोगों की सहायता से शायद जारी करती है। इसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। तो टाटा ट्रस्ट क्या करती है, जारी करती है कई लोगों की सहायता से। और 4 मुख्य स्तंभ है, कौन कौन से, पुलिस है, न्यायपालिका है, जेल है और कानूनी सहायता है। बड़े राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्या है आपका है, ठीक है। ध्यान रहे, यूपी को आप देखते रहिएगा, यूपी को हमेशा टच में रखिएगा। आजकल चैट जीपीटी की जमाना है, सर्च मारते रहिए, जहां भी आपको थोड़ा सा दिक्कत मिले तो मार लीजिए। हालांकि इतने लेटेस्ट डाटा तो नहीं आएंगे, क्योंकि चैट जीपीटी इतना अपडेटेड नहीं है। पेड वर्जन लेंगे तो हो सकता कुछ मिल जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 कब प्रभाव में आया। अभी देखिए, आपदा प्रबंधन आप हमेशा जानते हैं कि 2005 में आया था ये, लेकिन अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया है। तो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या उसमें। तो यह जो संशोधन है, ठीक है, वह आपका 9 अप्रैल 2025 को आया है, ठीक है। थोड़ा समय कम है, थोड़ा सा और तेज निकलते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। 29 मार्च को राष्ट्रपति की अनुमति, ठीक है, ध्यान रहे 29 मार्च को यह अधिनियम बन गया है, और 9 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आया। अधिनियम बनना अलग बात होती है, और उसको जो प्रभाव में आता है तो वो अलग होता है। तो ये जो है 29 मार्च को ही क्या हुआ था, ये अधिनियम बन गया था, लेकिन 9 अप्रैल 2025 को क्या हुआ, ये प्रभाव में आया है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम आप जानते ही 2005 में आया था, और ये 23 दिसंबर 2005 को क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। आसान सवाल था ये। देखिए, जितने भी अधिनियम है ना, अधिनियम वालों का डेट याद करिए, दिनांक, ये बहुत पूछता है। कब आया, कब लोकसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ, कब क्या हुआ कि ये अधिनियम बना। तो लोकसभा राज्यसभा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कब अधिनियम बना वो डेट याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, डेट क्या होता है, ऑप्शन में पूछ देता है, इसलिए मैंने डेट को ध्यान में रख के यहाँ पे एक सवाल बनाया हुआ है। क्योंकि जो सवाल में जो परीक्षा में आएगा ना, जो एग्जाम में आपके आ जाए वही पूछा जाए बस। सही कथन चुनिए। अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल विवाद में फैसला तमिलनाडु सरकार के पक्ष में दिया। देखिए, जो भी स्टेट वगैरह होते हैं, जो भी स्टेट है, स्टेट में ना राज्यपाल के साथ हमेशा अनबन लगी रहती है, ठीक है। और जिस स्टेट में अगर सरकार विपक्षी टीम की है तो वहां पे तो भाई विवाद बना ही रहता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है आपको पता ही है वो किसके निर्देश पे वो काम करता है। लेकिन एक संवैधानिक पद है, उनको स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहिए, संवैधानिक पद पर रहते हुए स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते ही है क्या है सच्चाई। तो राज्यपाल किसके इशारे पर कब कहाँ काम करता है आपको जानना पड़ेगा, जानते ही होंगे।
तो न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को दूसरी बार विधानसभा से पारित होने के बावजूद राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन था और यह कदम विधि विरुद्ध तो त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, तो क्या दोनों आप इसमें सही कथन चुना है, दोनों सही है। 142 का प्रयोग करके एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो आप विधेयक, जैसे क्या होता है कि जब विधानसभा से पारित होकर जब विधेयक आता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, या तो उस पर अनुमति देगा या उस पर अनुमति नहीं देगा, या फिर क्या करेगा, उसको राष्ट्रपति के लिए उस पर सुरक्षित आरक्षित कर देगा। भाई राष्ट्रपति को उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इन्होंने रोक लिया, दोबारा भेजा, दोबारा भेजने के बावजूद भी भाई कोई उस पर कार्रवाई नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दे दी। इसी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दे दी, कितने कितने समय के लिए क्या कर सकते हैं आप इसको रोक सकते हैं और कब कब क्या करना आपको भेजना, पूरा डिटेल आपका दृष्टि में दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है भाई, और इसे सवाल बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो दोनों सही क्या है आपका, ये हो जाएगा। पूरी प्रॉपर गाइडलाइन है। अब यहाँ मैं पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना है। ठीक है, तो और जो भी अनुच्छेद इससे संबंधित है, जैसे 142 का उसमें जिक्र आया हुआ है, 200 का जिक्र आया हुआ है, 201 का जिक्र आया हुआ है, जितने अनुच्छेद अगर आ जाते हैं उसको क्या करें, प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो विस्तृत सुनवाई के बाद 10 फरवरी 2025 को न्यायमूर्ति जेबी, कौन कौन न्यायमूर्ति थे भाई इसमें, जेबी पारीवाला, और जान मेंस आप तैयार करना ना, तो मेंस के लिए भी अगर पीवीपीसीएस देख रहे हैं तो ये भी याद रखिए, बहुत जरूरी ये चीज है, इसको कोट करने में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो फला जो न्यायमूर्ति थे उनने 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया, जिससे राज्यपाल की कार्रवाइयों को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित करे। सही बात है भाई। अब किस जरिए से किया, तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। भाई पूर्ण न्याय हम देंगे कि आप जो ये कर रहे हैं ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये असंवैधानिक है, तो अनुच्छेद 142 का उन्होंने प्रयोग कर लिया। और अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय को क्या करता है, संदर्भित करता है। पूर्ण न्याय है तो न्यायालयिक शक्ति। यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट को किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। अगर देख रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग, और अनुच्छेद 142 का प्रयोग और ध्यान दीजिए कहां हुआ है, क्या राम मंदिर में इसका प्रयोग हुआ था क्या, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद 200, विधेयक राज्यपाल के सामने जब जाता है, जब अनुच्छेद 200 का प्रयोग होता है, जब जो कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, क्या क्या उनके पास क्या ऑप्शन होता है, या तो सहमति देंगे, ठीक है, या फिर असहमति देंगे, या फिर राष्ट्रपति के विचार हेतु रख लेंगे, या फिर पुनर्विचार हेतु करके वापस कर देंगे। 4 उनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो सहमति देंगे भैया, या सहमति नहीं देंगे, या भैया देख लो भाई कुछ सुधार कर लो, या फिर देखेंगे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भाई तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के पास आपका चला जाएगा। और ध्यान दें, न्यायपालिका वाली कोई चीज अगर होती है तो क्या होती है, जरूरी वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। 201 में क्या होता है, राष्ट्रपति के समक्ष भेजा गया है तो उस पर क्या होगा, निर्णय क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सहमति देंगे, असहमति देंगे, या पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। राष्ट्रपति भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे भाई, या तो उसमें सहमति देंगे या असहमति देंगे, या फिर भेज देंगे भाई देखो भाई जाओ, फिर भेज दो उनको, फिर कुछ सुधार करके वो भेजें। लेकिन जब फिर सुधार करके क्या करते हैं, उनके पास आता है तो फिर वो उनसे पुनर्विचार के लिए दिया गया कि उसमें क्या पुनर्विचार वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे 201 में आपका दी हुई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 201 जो है वो राज्यपाल के लिए है, और 201 में क्या है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये देखना था। एक बार पढ़ लीजिए सारे अनुच्छेद को, एक बार जाके अच्छे से क्या करिएगा, अगर आपका लक्ष्मी गांधी बुक है तो पढ़ लीजिएगा। 142 पे पूरी क्लास हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट ये है कि 142 पे ही पूरी क्लास चली जाएगी। अब भाई और 200 201 तो राज्यपाल की जब शक्तियां पढ़ाई जाती हैं तो 200 201 को बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या किया, कोट किया जाता है। इनको बहुत ही मोस्ट हाईलाइटेड क्या है एरियाज हैं ये पॉलिटी के। चलिए अब खत्म है लगभग। 9th, बॉयलर अधिनियम 2025 को 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ठीक है, बॉयलर अधिनियम, बॉयलर क्या होता है, एक तरह का होता है कि दबाव से क्या कि भाप पैदा किया जाता है, होती है। यह अधिनियम 1923 की एक सदी पूर्व के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। सही बात है, यह 100 साल पहले का अधिनियम था। इसमें कोई असल में क्या किया है, सरकार ने देखा है कि कौन कौन से ऐसे कानून है जो स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं, तो जितने भी कानून है उसको रिवाइज किया, देखा जा रहा है कौन कौन से ऐसे कानून है जो स्वतंत्रता के पहले के हैं, उनको देखा जा रहा है। ठीक है, उसमें से ये भी आपको आगे मिल गया, नहीं इसमें सुधार करने जा सकता है, तो फिर इसमें भी क्या किया, सुधार किया गया। जितने अधिनियम स्वतंत्रता के पहले के हैं सबको देखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, सही है, गलत कोई गलत नहीं है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका क्या है, सही है, दोनों आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 जारी करता है, यानी कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है कि नहीं जारी करता है, इसको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जहां भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 48.8% बताता है, वहीं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत के अनुसार यह 65% है। तो बिल्कुल सही, गलत कथन चुनना है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। देखिए, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट ILO ही जारी करता है, ठीक है, और देखता है कि कितने % लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, किस देश में कितने % लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, कहाँ की सरकार लोगों को मदद कर पा रही है, कहाँ नहीं कर पा रही है। तो उसने देखा और कहा कि भाई ये जो ईयर गया है 21 में, 2021 के आसपास में ये इतने % थे, 24% के आसपास थे, और ये बढ़ के अब 48% के आसपास पहुंच गया। ये ILO बता रहा है। तो भारत सरकार का नहीं, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो और भी किया हुआ है, हम आयुष्मान भारत चला रहे हैं, हम श्रम पोर्टल्स के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कई सारी चीजें दे रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये 48% नहीं है, ये क्या है आपका 65% लोगों को क्या कर रहे हैं, हम सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने का हम काम कर रहे हैं, ये कर रहा है। तो फिर इसको डाटा को एकत्रित करने के लिए क्या किया है, भारत सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई इनके डाटा में कम है और हमारे डाटा में ज्यादा है, तो हम रिपोर्ट अच्छी तरीके से करके हम दे पाएंगे। तो यह पढ़ लीजिएगा, यही चीज है। तो आपका गलत दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और कि भाई अगर आपको क्या कहते हैं जुड़ना है, दृष्टि जो क्विज बुक है लगातार हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, अगर आपको जुड़ना है उस पर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे और अच्छे सवाल प्रश्न बनाए जा रहे हैं दृष्टि को लेकर, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। ये आपका नंबर है 73173825, यहाँ गेम के देखती हैं, यहाँ कॉल करिएगा और कॉल करके आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लगातार वहाँ पे बेहतरीन सवाल का प्रश्न वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ भी कर लेंगे, वहाँ भी कर लेंगे। यहाँ तो फ्री में हो रहा है, हम यूट्यूब तो वहाँ दे रहे हैं, वहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 99 का पेमेंट है आपका, बहुत ही मामूली पेमेंट है। ठीक है, आपके एक समय का नाश्ते भर का पेमेंट है, चाय पानी का पेमेंट है, समझिए। आप कर देंगे तो आप पूरे पेपर तक आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से अच्छे प्रश्नों को वहाँ टेलीग्राम पे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम एक आध दो PDF भी क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। दृष्टि को आपको एक बार नहीं पढ़ना है, 3 बार 4 बार कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से वो चीजें तैयार नहीं होंगी। एक बार पढ़िए, सॉल्व करिए, 2 बार पढ़िए, सॉल्व करिए, लेकिन पढ़ना है। लास्ट समय में GS को रिवाइज करिए किसी एक पतली बुक से, और करंट को बार बार पढ़ते हुए चले जाइए। मिलते हैं पार्ट 3 में बहुत जल्दी। बाय बाय।